हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपका एक फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए पार्ट के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो वो टॉपिक क्या है, वो कौन सा पार्ट है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। पार्ट 11 सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। मतलब दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 11 है उसमें क्या प्रोविज़न है, केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में, सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के बारे में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हैं दोस्तों, क्या क्या प्रावधान है और कौन कौन सी बातें बोली गई हैं वो हम देख लेंगे। तो मुद्दा ये है कि भाई सेंटर और स्टेट कौन से पार्ट में है, तो आपको ध्यान रखना पहली बात पार्ट 11 में, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना बेसिकली। और इसका नाम क्या है पार्ट का, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। तो सेंटर एंड स्टेट दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल में, ये बात भी पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक, ठीक है ना। तो 245 से लेके 263 तक ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कौन से पार्ट के आर्टिकल कौन कौन से कौन सी रेंज तक हैं। तो 245 से लेके 263 तक हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट है, पार्ट 11 है, ठीक है। नाम क्या है उसका, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज़ है। आगे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पहला पॉइंट पढ़ना है यहाँ पे, भारत का संविधान अपने स्वरूप में, मतलब अपने आप में, जिसका जो फॉर्मेट है संविधान का वो कैसा है दोस्तों, संघीय है। मतलब इंडिया का, भारत का जो संविधान है वो कैसे फॉर्मेट का है, उसका जो मतलब जो जो स्वरूप है वो कैसा है दोस्तों, संघीय है। इसका मतलब क्या है, तथा समस्त शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका, वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। दोस्तों इसका मुद्दा ये है कि भाई डिवीजन ऑफ पावर, हमारा संविधान कैसा है दोस्तों, यूनियन है ना, और फेडरल सिस्टम चल रहा है इंडिया में, आपको पता है। या हमने बातें पहले ही वीडियो में देखी है, पिछले शुरुआत के कुछ लेक्चर थे उसमें देखा था हमने, व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज फेडरल सिस्टम इंडिया, है ना। तो इंडिया में दोस्तों आपको पता है फेडरल सिस्टम एडजस्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई ये इसका मतलब क्या है, संघीय मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सेंटर और स्टेट की पावर अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, सेंटर का हमारा संविधान कभी तो बहुत ज़्यादा यूनिटरी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, फेडरल हो जाता है। तो हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सारे फंक्शन काम करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें एडजस्ट करती हैं, कभी यूनियन कभी फेडरल। तो इसमें या कभी यूनिटरी फंक्शन हो जाता है, आप समझ पा रहे हैं ना, एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में जो है ना वो कैसा है दोस्तों, संघीय है ना। तथा समस्त शक्तियाँ, विधायिका हो, आपको पता है, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, और कोई भी फाइनेंशियल चीज़, जो भी चीज़ें होती हैं वो भी सेंटर और स्टेट के बीच क्या है, डिवीजन है। मतलब चाहे वो वित्तीय मामले हों, है ना, ये सारे क्या है, केंद्र के अपने अलग मामले हैं, राज्य के अपने अलग मामले हैं। केंद्र में विधायिका अलग है, राज्य में विधायिका अलग है, केंद्र में कार्यपालिका अलग है, राज्य में कार्यपालिका अलग है। ये बात आपको पता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, न्याय की व्यवस्था की एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। कितनी अच्छी बात बोली है यहाँ पे। देखो दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेट और तुम्हारा सेंटर है ना, इसके रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी पावर देखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि भाई इनमें से कौन सा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं है, इनमें से कौन सा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं है। तो आपको कैसे डिफाइन करना है, मतलब आपको लगेगा कि मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही जगह चौकन्ना रहना है ऑप्शन को देख के। कैसे देखोगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं। पहला ऑप्शन क्या है, क्या केंद्र और राज्यों की जो पावर डिवीजन है दोस्तों, है ना, जो पावर है ना वो कहाँ पर डिवीजन है। पहली बात तो बोलूँ मैं एग्जीक्यूटिव, मतलब अगर हम पहले 3 फॉर्मेट देखते हैं दोस्तों, है ना, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। मैं पहले ऑप्शन में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, लेजिस्लेटिव पावर। दूसरे ऑप्शन में लिखता हूँ दोस्तों मैं एग्जीक्यूटिव पावर। और तीसरा लिखता हूँ दोस्तों मैं फाइनेंशियल पावर। और फोर्थ लिखता हूँ दोस्तों मैं जुडिशरी पावर। चार ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, विधायिका या विधायी,
विधायी शक्तियाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है, कार्यकारी शक्ति। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वित्तीय। इसका मतलब क्या है दोस्तों, न्यायिक शक्ति। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इन चारों में से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि दोस्तों आपका जवाब ये होना चाहिए, एक मिनट सोचो, आप दिमाग लगाओ कि भाई 4 ऑप्शन है आपके सामने, दिख रहे हैं आपको। पहले में क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशरी, मतलब विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। इनमें से कौन सा केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा नहीं है? तो दोस्तों आपको आंसर क्या देना है, जुडिशरी, है ना, या जुडिशल सिस्टम। मतलब आपको पता है इंडिया में जुडिशल सिस्टम है दोस्तों, वो कैसा है, यूनिटरी है, मतलब एकात्मक है। मतलब दोस्तों आपको पता है, आपने देखा भी होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कौन होता है, हाई कोर्ट, यहाँ पे कौन होता है, तुम्हारे लोकल कोर्ट बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो छोटे छोटे कोर्ट्स हैं ना, इसका मतलब क्या है, जो जजमेंट कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, वो किन्हें फॉलो करना पड़ेगा, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो भी और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सारे छोटे छोटे कोर्ट्स हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस सुप्रीम कोर्ट के कौन सा बॉडी है, सेंट्रल बॉडी दोस्तों, आपको पता है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे एक हायरार्की काम करती है, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगा वही फॉलो करना पड़ेगा हाई कोर्ट को, है ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट की सारे जो फंक्शन है वो कौन कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, वो कैसा है, यूनिटरी है। मतलब भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकात्मक है। कैसी है भाई साहब, एकात्मक है, मतलब इसकी पावर सारी सेंटर के हाथ में होती है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसका मतलब मुद्दा यही है कि भाई ये संघीय नहीं है, ये फेडरल नहीं है ना। कैसा है दोस्तों, एकात्मक। क्या एकात्मक है, जुडिशरी सिस्टम। तो ये वाला इसका पार्ट नहीं है, किसका, सेंटर और स्टेट का है नहीं है ना। यहाँ पे पावर डिवीजन केवल इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जुडिशरी सिस्टम हमारा है जो भी, वो दोस्तों किसका नहीं है, पार्ट हमारे इसमें एडजस्ट, सेंटर और स्टेट में एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों जुडिशरी हमारी कैसी है, यूनिटरी फंक्शन है। समझ पा रहे हो आप दोस्तों? अगर नहीं समझ पा रहे तो पीछे वीडियो देख सकते हो, हमारी दूसरी तीसरी वीडियो, यहाँ पे हमने बताया है व्हाट इज यूनिटरी, व्हाट इज फेडरल सिस्टम, है ना। समझ गए यहाँ पे आप? आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको केंद्र। तो यह बात आपको पता है ना, इसका मतलब क्या है, एकात्मकता की होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। किसका, यहाँ पे हमारे सेंटर और स्टेट में, ठीक है। आगे देखो, केंद्र एवं राज्य के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। सेंटर और स्टेट के बीच का जो स्टडी है, जो भी प्रोविजंस हैं, वो 3 दृष्टिकोण से, 3 अप्रोच से किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से अप्रोच हैं दोस्तों, कौन कौन से दृष्टिकोण है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर क्या बोलते हैं, पहला देखो आप, विधायी संबंध, मतलब दोस्तों लेजिस्लेटिव रिलेशन। मतलब दोस्तों इसका ये है कि क्या सेंटर और स्टेट के रिलेशन है, उसमें कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या है? तो आपको यहाँ पता है, विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव रिलेशन हैं, बिल्कुल है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके, याद रखना है दोस्तों, 245 से लेके 255 तक कौन से फंक्शन काम करते हैं दोस्तों, लेजिस्लेटिव फंक्शन काम करते हैं, विधायी संबंध काम करते हैं। कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक, 245 से लेके 255 तक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, केंद्र एवं राज्यों के बीच क्या है दोस्तों, विधायी संबंध। अब दोस्तों विधायी संबंध आप जानते हो ना, जहाँ पे लॉ बनती है, मतलब जो विधायी का मतलब क्या होता है, जो लॉ मेकर होता है, ठीक है ना, आपको पता है ना ये बातें। जो कानून बनाते हैं वो कौन होता है, लेजिस्लेटिव लोग होते हैं, है ना, विधायी लोग होते हैं। आगे देखो दोस्तों, इसका कोई एग्जाम्पल है दोस्तों, 7वीं अनुसूची, आपने 12 अनुसूचियाँ पढ़ी हुई दोस्तों, उसमें एक 7वें नंबर की अनुसूची है, 7th शेड्यूल है ना। उसमें क्या बोला गया है, केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का दोस्तों क्या बंटवारा है। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र राज्य के बीच विधायी विषयों पर जो भी लेजिस्लेटिव है, जहाँ पे भी कानून बना सकता है, केंद्र राज्यों पर कानून बना सकता है या नहीं बना सकता, राज्य कानून अलग बना सकता है, केंद्र राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन सी, सेंटर, स्टेट और सेंटर स्टेट, समझ गए।
केंद्र राज्य दोनों मिलके। ये बातें हम अभी जस्ट 5 मिनट बाद देखेंगे आगे क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है दोस्तों, बंटवारा है ना। किस लेवल पे, 3 लेवल पे, 3 लिस्ट दी हुई हैं, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इतना पता हो तुम्हें विधायी संबंध के बारे में कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं विधायी संबंध के, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको बस आर्टिकल ध्यान रखने हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि भाई जो न्यायपालिका है ना वो कैसी है हमारे पास, एकात्मक, मतलब यूनिटरी फंक्शन है। कैसी है, UNITARY, ठीक है, यूनिटरी फंक्शन है, एकात्मक फंक्शन है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, समझ गए। और हमें पता ही है भाग 11 में 245 से लेकर 55 तक किसकी बातें बोली है, विधायी संबंध की, है ना, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, ठीक है। और 7वीं अनुसूची भी बताया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बातें आपको पता ही है यहाँ पे, उसके आगे चलो। अब देखो दोस्त कुछ वो कौन कौन सी सूची है, देखो भाई खुद कौन कौन सी सूची है दोस्तों। हमारे पास 3 लिस्ट है, उन लिस्टों के नाम देखो। पहली लिस्ट का नाम क्या है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था ना कि भाई 3 लेवल पे हमारे यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। सेंटर और स्टेट के रिलेशन 3 कैटेगरी में डिवाइड है, उनकी बोलते हैं लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उन लिस्ट का नाम क्या है, पहली लिस्ट का नाम क्या है दोस्तों, यूनियन लिस्ट। क्या नाम है, आपको ध्यान रखना है, यूनियन लिस्ट। इसका काम क्या है दोस्तों, इस लिस्ट में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। संघ सूची से संबंधित विषयों पर ध्यान रखना, विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है, यूनियन लिस्ट। इसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। मतलब दोस्तों आपको पता है यूनियन लिस्ट है, इसके सारे फंक्शन होंगे। यहाँ पे कानून कौन बना सकता है, यूनियन लिस्ट में एक लिस्ट है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे कानून कौन बना सकता है, तो दोस्तों पार्लियामेंट बना सकती है ना, समझिए ना, मतलब केंद्र सरकार बना सकती है, समझ पा रहे हो ये बात। उसके बाद दोस्तों कौन सी लिस्ट है दूसरी, स्टेट लिस्ट। ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सी है, राज्य विधानमंडल में के पास होती है, इसका देखेंगे। तो स्टेट लिस्ट क्या है, राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों, स्टेट के पास है, मतलब राज्य के पास है। राज्य सूची में राज्य बनाएगा, यूनियन में केंद्र बनाएगा, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरी लिस्ट है, उसका नाम क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। आपको ध्यान रखना है ये कौन सी लिस्ट है दोस्तों, कनकरेंट लिस्ट है, ठीक है ना। इस सूची के संबंध में संसद एवं विधानमंडल, नाम दोनों ध्यान रखने, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधानमंडल, ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों के कानून में संघर्ष, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, नहीं हमारी बात मानो, नहीं हमारी बात मानो, हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, इस कंडीशन में दोस्तों, ऐसी स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में क्या होगा दोस्तों, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। मतलब केंद्र की बात को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्टेटमेंट है उनको, ठीक है, न कि स्टेट को, समझ गए। यहाँ पे आएगा लिखा हुआ दोस्तों एक और लिस्ट है जिसे बोलते हैं रेसिडुअल पावर, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट हो गई हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों के सब्जेक्ट के अलावा, इन तीनों के अलावा जो भी कानून बचे, जो एक्स्ट्रा कानून बचे, ये सारे कानून कौन सी लिस्ट में आते हैं दोस्तों, अवशिष्ट लिस्ट में आते हैं, या फिर दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के अंदर आते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, रेसिडुअल पावर। तो वो दोस्तों इसकी पावर किसके पास होती है दोस्तों, इस पर कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास होती है, पार्लियामेंट के, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। तो केवल संसद के पास होती है, किसमें, जो जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं ना उनको, मतलब उनके जो लॉ होते हैं उनको बनाने में पावर इनके पास होती है, किनके पास, केवल पार्लियामेंट के पास। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। आगे देखो दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में संसद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब आपको पता है कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर प्रभावी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि राज्य की सारी शक्तियां केंद्र अपने हाथ में ले सकती है, और जो कानून राज्य बना सकता था वो कानून केंद्र भी बना सकती है, किसके लिए, राज्य के लिए। समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, हम
जैसे अभी सेंटर की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है, तो हम क्या बोल रहे हैं, फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। वहीं दोस्तों राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र अपने हाथ में ले ले तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिटरी सिस्टम। कैसा, यूनिटरी सिस्टम, ठीक है ना, समझिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 249 के तहत याद रखना है, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, किसके आधार पर, राज्यसभा के। राज्यसभा का मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ स्टेट दोस्तों, आपको पता है। तो राज्यसभा किसे प्रेजेंट करती है, पार्लियामेंट में राज्यों को प्रेजेंट करती है, राज्यों से लोग जाते हैं वहाँ पे एमपी बन के। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ राज्यसभा अगर रिकमेंड करती है कि भाई साहब कि कोई कानून बनाना है, किसके आधार पर, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, राष्ट्र हित में, मतलब हम कोई नेशनहुड में डिसीजन लेते हैं, राष्ट्र हित में दे लेते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है हमें अपने नेशन को कोई अखंडता या कोई ऐसी किसको कोई समस्या आती है ना, हमारी एक यूनिटी में कोई समस्या आती है, तो ऐसे समय में दोस्तों हमें पता है कि भाई हमारी जो पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार है ना, वो राज्यसभा रिकमेंड कर देती है, अगर प्रस्ताव पारित कर देती है, इस आधार पे हम कानून बना सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, 249, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा है कि केंद्र राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अनुसार कानून बना सकता है, तो आर्टिकल 249। कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 249, याद रखना है। आगे देखो, अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगर मान लो दोस्तों कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, समझ पा रहे हो, मतलब देश में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार राज्य के लिए कोई कानून बना सकती है। कौन सी स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में। तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 250, समझ गए। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या बना सकती है, कानून बना सकती है ना। आगे देखो दोस्तों, अनुच्छेद 252 के अनुसार राज्यों के अनुरोध पर उनकी सहमति पर, मतलब जब भी लगे राज्य को कि कोई समस्या है मेरे स्टेट में, तो वो केंद्र सरकार को बोल सकता है कि भाई हमारे लिए एक कानून बनाओ जो सबके हमारे राज्य में काम आए, है ना। कोई समस्या होती है राज्य में, तो राज्य खुद ही बोल सकता है केंद्र से कि भाई हमारे लिए एक कानून बना दो, तो केंद्र बना देगा, ठीक है। तो ऐसे भी स्थिति में होता है, राज्य अनुरोध करे या उनकी सहमति पर, है ना, उनसे पूछ के कि ये कानून जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अभी मणिपुर में बहुत सारी हिंसाएं हुई, अब मणिपुर के लोग वहाँ पर जो भी सरकार है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर मणिपुर बोलता है, वहाँ के सीएम बोलते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कोई कानून बनाओ जिससे मणिपुर में शांति हो जाए, तो बना सकते हैं भाई साहब, समझिए। आगे देखो, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय, कैसे, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पावर होती है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर अभी मान लो आपको पता है यूपी में बहुत सारे मतलब डिफेंस एक्सपो होते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं, यूपी में भी आते हैं, हर राज्य में आते हैं, आपको पता है G20 चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, हर एक स्टेट में कोई ना कोई इन्वेस्टर आता है बाहर से, बड़ी बड़ी कंट्री के लोग आते हैं, ठीक है, फॉरेन लोग आते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्या कोई राज्य, कोई स्टेट अपनी मर्जी से डायरेक्ट, कोई राज्य हमारा एग्जाम्पल के यूपी सरकार डायरेक्ट हमारी किसी फॉरेन कंट्री मतलब किसी विदेशी कंपनी से या किसी भी इन्वेस्टर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, नहीं दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो ना यहाँ पे। तो उसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 253 है ना के तहत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो दोस्तों इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गए ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब सेंटर कुछ स्थितियाँ, इतनी सारी स्थितियाँ हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए कानून बना सकती है, समझ गए। और राष्ट्रपति शासन के दौरान, मान लो दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति किसका हिस्सा है, केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे सारी पावर किन के हाथ में पहुँच जाएगी, प्रेसिडेंट के हाथ में। तो ऐसी स्थिति में भी दोस्तों राष्ट्रपति जब भी किसी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है, वहाँ की सारी चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल कर सकता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का भी कभी सेशन जो भी रूल लगता है कहीं पर किसी स्टेट में, तो वहाँ पर वो अपनी पावर को यूज कर सकता है, समझ पा रहे हो। आगे देखो दोस्तों, एक अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार में कानून बना सकती है ना। तो ये सारी बातें अपन ने देखी। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम क्या, प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, समझ पा रहे हो। अभी तक क्या देखा था, लेजिस्लेटिव, अभी क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना।
अब देखो दोस्तों, अगर मैं दूसरी बात बोलूं दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है। किसका? एग्जीक्यूटिव का, मतलब कार्यपालिका। अगर मैं इसे कार्यपालिका बोल दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है ना। तो आप ये मत सोचना सर प्रशासनिक क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कार्यपालिका भी लिख सकते हैं ना, एग्जीक्यूटिव भी लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों, अनुच्छेद 256 के 263 तक, 256 से लेके 263, अभी तक अपन ने क्या देखा था 55 तक, अभी क्या देखेंगे 256 से लेके 263 तक केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। मतलब अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। इसके तहत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत के क्षेत्र में विस्तृत है। इसके तहत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत के क्षेत्र में विस्तृत है तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति केवल राज्य की सीमाओं तक। इसका मतलब क्या है? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है दोस्तों, है ना, तो पूरे इंडिया में अलाउड होगी वो। मतलब हमारे 20 के 20 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, इन सब में क्या होगी? एक्टिव हो जाएगी, है ना। लेकिन दोस्तों कोई राज्य कानून आता है, कोई स्टेट कानून आता है, तो वो केवल स्टेट तक ही सीमित रहेगा। मान लो यूपी सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो यूपी तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। वो एमपी में लागू नहीं होगा, वो किसी अदर स्टेट में लागू नहीं होगा, वो केवल कहाँ तक रहेगा? यूपी तक लिमिटेड रहेगा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है ना, या वो कानून बनाती है, वो पूरे इंडिया में ओवरऑल इंडिया तक, है ना, तो ऑल इंडिया तक काम करेगा वो। समझ पा रहे हैं यहाँ पे तुम ये बातें? तो सेंटर की पावर कहाँ तक है दोस्तों? पूरे भारत तक होती है। जहाँ जहाँ पे इंडियन टेरिटरी है ना, जहाँ जहाँ पे इंडिया की टेरिटरी काम करती है, जहाँ जहाँ पे इंडिया की पॉलिटिकल पावर है, वहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी लॉ होते हैं ना, वो काम करते हैं, एप्लीकेबल होते हैं वहाँ पे। लेकिन स्टेट के उसके स्टेट के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, समझिए। तो यहाँ पे यही बात लिखी थी, अगर कोई गवर्नमेंट भारत सरकार बनाती कानून तो पूरी इंडिया में विस्तृत होंगे, जबकि राज्य बनाता है तो केवल राज्य की सीमाओं तक ही होंगे। समझ गए? अब देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछा गया है हर एग्जाम में, ठीक है। वो कैसे ध्यान रखना है? अनुच्छेद 262, आर्टिकल 262 पढ़ो, देखो आराम से। आर्टिकल 262, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? देखो, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों व इनकी जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय राज्य के बीच समन्वय संसद करेगी। इसका मतलब क्या है? आपको पता है, कोई स्टेट ए, कोई स्टेट बी, आपको पता है ज्योग्राफी की लोकेशन सारे राज्यों की ऐसी होती है कि एक नदी कई राज्यों से गुजरती है ना। तो आपने देखा भी होगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ से कोई रिवर निकल रही है तो वो कई राज्यों से होकर निकल रही है। आपको पता है, यहाँ पे एमपी से भी निकल रही है, गुजरात से भी निकल रही है, यहाँ पे है ना कर्नाटक से निकल रही है, तो केरला से भी निकल रही है, तमिलनाडु से भी निकल रही है। ऐसी उड़ीसा, यहाँ पे तुम्हारा तमिलनाडु है, उड़ीसा से भी निकल रही है, आंध्रा से निकल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे उड़ीसा से निकल रही है। तो तुम्हें आपको पता है यहाँ पे महानदी वगैरह सारी चीज़ आपको पता ही है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। कुल मिला के इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, जो भी रिवर सिस्टम की जो भी डिस्प्यूट है ना, और वाटर, है ना। तो दोस्तों ये सारे मामले कैसे मतलब टैकल होंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा? क्या इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा? अगर मान लो दो राज्य, कोई स्टेट ए और कोई स्टेट बी, आपस में क्या हो जाता है? डिस्प्यूट मतलब आपस में लड़ाई हो जाती है इनकी। लड़ाई मतलब विवाद हो जाता है दोस्तों, है ना। तो कोई भी जल संबंधी विवाद है तो इसे टैकल कौन करेगा दोस्तों? इस पर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इसका जजमेंट कौन देगा? तो इसके पास, किसके पास पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है दोस्तों? नहीं। हाई कोर्ट के पास है? नहीं। तो पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना। तो किसके पास है? संसद के पास। तो यहाँ लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय, है ना। तो अंतर्राज्यीय से ना इंटर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट जो भी चीज़ होती है ना, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जल संबंधी विवादों को लेकर सारे जो डिसीजन होते हैं, न्याय क्षमता होती है, वो किसके पास होती है दोस्तों? पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ध्यान रखने हो, संसद के पास करेगी। तो दोस्तों जो भी जल विवाद है नदियों के, वो किसके पास होंगे? पार्लियामेंट के पास। समझ गए ना? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना। तो तुम समझ गए ना ये वाली बात?
और मैं एक और शब्द लिख दूँ यहाँ पे, देखो ये वाटर डिस्प्यूट किसके पास पावर होती है इसकी? पार्लियामेंट के पास। सारे लॉ कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। किसके लिए? कोई भी जल का विवाद होता है उसके लिए, समझ गए? तो वाटर डिस्प्यूट किसके लिए होता है, मतलब कौन पावर रखता है इसके बारे में? तो पार्लियामेंट रखती है, समझिए। आगे देखो, अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 में केंद्र राज्य के बीच समन्वय के लिए, एक केंद्र और किसी राज्य से लड़ाई हो जाती है या उन दोनों में बनता नहीं है, मतलब किसी भी लेवल पे जाके दोस्तों वो आपस में डिस्प्यूट कर बैठे हों, सेंटर और स्टेट, आपको पता ही है हर दिन लड़ाई होती है सेंटर स्टेट में, कभी पश्चिम बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई होती है, और कभी बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है ना। कोई भी वैसे लॉ होते हैं जो तुम्हारे स्टेट होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो डिस्प्यूट रहता है, आपको पता है हर चीज़ में। कभी कभी डिस्प्यूट रहता है कि भाई हमें तुम टैक्सेस नहीं दे रहे हो, हमारा जो फंड है वो कम कर रहे हो, ये सारी बातें रहती हैं, है ना। तो मुद्दा ये है कि दोस्तों ऐसे मामले में अगर उन कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और वर्सेस कोई भी कौन स्टेट, चाहे वो स्टेट कोई भी हो, है ना, 28 स्टेट हो, है ना, कोई भी हो, और भी चीज़ मतलब यूटी वगैरह है, यहाँ पर भी कोई समस्या आ सकती है, तो इनका विवाद, इनकी लड़ाई के लिए क्या कोई सॉल्यूशन है? हाँ जी बिल्कुल। तो इसके लिए दोस्तों एक अंतर्राज्यीय परिषद, है ना, कैसी? अंतर्राज्यीय परिषद का, है ना, क्या हुआ दोस्तों? एक गठन होगा। इसके गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। और आगे देखो, इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब होगा ना, पता है ना, दो राज्यों में या फिर सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे हालात में दोस्तों केंद्र राज्यों के बीच कभी लड़ाई होती है समन्वय के लिए, है ना, कोई भी समस्या आती है उसके लिए दोस्तों एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जाती है, जिसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। के कार्य काम राष्ट्रपति के परिषद के कार्य और संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण करेगा, मतलब कुल मिला के कैसे काम करेगी परिषद और मतलब इसके क्या क्या फंक्शन होंगे, ये सारे काम कौन करेगा? तय करेगा राष्ट्रपति, तय करेगा, समझ गए यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट तय करेगा अंतर्राज्यीय परिषद के सारे काम। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे? इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। आगे देखो, अच्छा जो बताओ, कुछ प्रोविजन भी दिए हुए हैं। केंद्र और राज्यों में कुछ रिफॉर्म के प्रोविजन है दोस्तों। लो आप देखो, केंद्र राज्यों के जो डिस्प्यूट हैं, जो भी संबंध है, उनमें सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। तो क्या प्रयास किए गए थे दोस्तों, वो देखेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि समय समय पर केंद्र राज्यों के विवाद के कारण दोस्तों कई बार भारत सरकार ने, है ना, एक या सुप्रीम कोर्ट ने कई बार एक कमीशन बिठाए कि भाई केंद्र और राज्यों में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो लड़ाई चलती रहती है, उसकी समस्या कोई समाधान है। तो बहुत बार दोस्तों बहुत सारे कमीशंस बनाए, उन कमीशंस के नाम आपको यहाँ पे हैं। तो सेंटर स्टेट रिफॉर्म, केंद्र राज्यों में कुछ सुधार की गुंजाइश है क्या? कुछ रिकमेंडेशन आई थी दोस्तों, तो बिल्कुल आई थी। नाम देखो, पहले देखो, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए समय समय के अनुसार दोस्तों बहुत सारे क्या बनाए गए थे? आयोग और समितियां का गठन किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों मुद्दा यह है कि पहली बार सेंटर और स्टेट के रिफॉर्म के लिए कौन सा कमीशन आया था, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या नाम है इसका? पहली बार केंद्र राज्यों के बीच सुधार, संबंधों के सुधार के लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया दोस्तों? तो प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। डेट क्या है दोस्तों? 1966। ध्यान रखना है, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपको क्या आता है दोस्तों, इनमें से केंद्र राज्यों के बीच सुधार के लिए कौन सा है या नहीं है? तो कुछ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें जब होगा, है ना, एक दूसरा कुछ और होगा एक्स्ट्रा। तो आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्यों के सुधार के लिए कौन सा एक आयोग आया था? प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। राजमन्नार कमेटी,
तो राज मन्नार कमेटी सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए बनाई गई थी, जिसमें सेंटर और स्टेट के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी कि केंद्र राज्यों के बीच क्या सुधार हो सकते हैं, है ना, ये सारी बातें। तो इसका डेट ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन आया? ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उसके बाद कौन सा दोस्तों? राज मन्नार कमेटी 1969 में। उसके बाद दोस्तों आनंदपुरम साहेब प्रस्ताव। ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन यही आता है दोस्तों का, आनंदपुरम साहेब प्रस्ताव किससे रिलेटेड है? तो सेंटर एंड स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है ना, इनके रिफॉर्म से रिलेटेड है। आगे दोस्तों सरकारिया कमीशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा दोस्तों, मतलब एग्जाम में आता ही आता है हर से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन आता है? सरकारिया। ऑप्शन में क्या होगा? सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है दोस्तों? सेंटर स्टेट के रिफॉर्म से, इनके जो रिलेशंस हैं ना उनके रिफॉर्म से। तो सरकारिया कमीशन 1983 में आया था दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद लास्ट में कौन आता है? पुंछी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों, पांचों के पांचों नाम याद रखने। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, आनंदपुरम साहेब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग, है ना, सबके सब। लास्ट में कौन आए दोस्तों 2007 में? पुंछी आयोग। आपको याद रखना है पुंछी आयोग किससे संबंधित है? सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के रिफॉर्म से, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। कब आया था दोस्तों? 2007 में। सारे के सारे नाम, सारी की डेट आपको ध्यान रखनी, सन याद रखनी है ना, क्योंकि अगर ईयर नहीं पता होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, इन ऑर्डर में लगाओ टाइम से, तो आप पता होनी चाहिए कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ठीक है। इन्होंने दोस्तों कुछ बेसिक सी रिफॉर्म्स के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी थी। वो कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए कि भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो पहला ही बात तो यही है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श। इसका मतलब ये है तुम किसी राज्य में राज्यपाल को भेजोगे। राज्यपाल किसका होता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट का। काम कहाँ करता है? स्टेट गवर्नमेंट में। इसका मतलब मुद्दा ये है, तो स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं कि भाई साहब तुम हमारे यहाँ पे गवर्नर भेज दो। हाँ, तो दोस्तों हमें तो पूछ लो एक बार, हमें कैसा गवर्नर चाहिए। नहीं, तुम्हें नहीं पूछेंगे, नहीं पूछोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसका मतलब राज्य आरोप लगाता है केंद्र पर कि भाई साहब तुम हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रखते हो, या फिर हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए एक गवर्नर रखते हो, और हम जो काम का हमारी कहीं ना कहीं लिबर्टी तुम छीनते हो, समझ रहे हो, हमारी पावर को कहीं कहीं सप्रेस कर दे हो। तो ये क्वेश्चन किसका रहता है? स्टेट का। किसके लिए? सेंटर के लिए। तो भाई कम से कम जिस राज्य में तुम मुख्यमंत्री और तुम्हारा राज्यपाल चुनते हो उसके मुख्यमंत्री से एक बार पूछ लो ना कि भाई हम ये वाला राज्यपाल रख रहे हैं। पूछनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछ रहे। तो भाई मुख्यमंत्री से कम बात तो करो, विचार करो, विमर्श करो, लेकिन वो नहीं पूछते, ठीक है ना। अपनी मर्जी से कोई भी उठाया और गवर्नर वहाँ पर रख दिया, समझ गए। आगे देखो, केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों की परामर्श। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कुछ ऐसे स्टेट हैं, आपको पता है, जिसकी बाउंड्री है, नेशन बाउंड्री है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, अभी यहाँ पे आपको पता है कौन है? बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल मान लो, ठीक है ना। और भी मान लो, मैं मान लो यहाँ पे पंजाब मान लेता हूँ, ठीक है, पंजाब की रेंज है यहाँ पे। और मान लो, और ये यहाँ पे अपनी दिल्ली है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सगा किसकी है दोस्तों? ममता जी की, वेस्ट बंगाल में, आपको पता है ना। तो आपको पता है कुछ ही दिन पहले, कुछ साल पहले एक डिस्प्यूट हुआ था। आपको पता है कुछ वहाँ पर रूल होते हैं आर्मी के, जो BSF है ना, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो हमारी बॉर्डर पर रहती है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे ना दोस्तों क्या हुआ था कि इंडिया के जो भी BSF के जवान थे ना, वो पहले 40, मतलब ऐसा कोई डेटा था, जो मान लो बाउंड्री है ना, इधर बांग्लादेश है, ठीक है, इधर वाली। तो यहाँ पे पहले मान लो ये 5 किलोमीटर तक यहाँ पे रहते हो, या 10 किलोमीटर तक, वो और अंदर आके कहाँ तक आ गए थे? 40 किलोमीटर तक आ गए थे। तो इसका सवाल किसने किया था? ममता ने, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तुमने हमारे एरिया में इतने अंदर को क्यों अपने BSF के जवान रख रखे हैं? तो तुम क्यों मतलब हमारे ही पब्लिक पर क्यों इतना कमांड कर रहे हो, जबकि उन्होंने रखे थे सुरक्षा के लिए। तो एक सवाल रहता है, हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि भाई हम जब भी किसी भी बॉर्डर पे कोई भी आर्मी को रखते हैं ना, तो वही केंद्र सरकार, राज्य को लगता है कि केंद्र सरकार अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे ज़्यादा मिलिट्री रख रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रहा है पावर को। तो ये सारे सवाल रहते हैं, ठीक है। तुम अगर चाहो तो ये इशू पढ़ भी सकते हो यहाँ पे डाल के अपने गूगल पे कि भाई वेस्ट बंगाल में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट थे, है ना, सेंटर और स्टेट के, समझिए। आगे देखो दोस्तों, राज्य को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएँ ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो। इसका मतलब आपको पता है जितने भी टैक्सेस कलेक्टेड होते हैं, मतलब आपको पता है ना, जो टैक्स कलेक्ट होता है, तो वो सेंटर और स्टेट में इस तरह से बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि भाई ताकि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे कि हर काम
सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी पैसा तभी होगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे एग्जांपल बताऊं, अपने जो एनके सिंह है ना अभी फाइनेंस कमीशन तुम्हारे आपको वित्तीय आयोग वाले, तो वो क्या करते हैं, पैसा को बांटते हैं केंद्र और राज्यों में। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो इतना तो शेयर दें स्टेट को कि भाई बार बार हमें मांगना ना पड़े केंद्र से। तो ये भी बातें बोली गई कि भाई राज्य को ज़्यादा वित्तीय संसाधन ट्रांसफ़र कराए जाएं ताकि केंद्र पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो। समझ गए ना? आगे देखो, अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए एवं ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जाए जिससे राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, आपको पता है यूपीएससी एग्जाम कराता है ना, तो ऑल इंडिया सर्विस है अपना। देखो इसमें क्या है कि यूपीएससी है। यूपीएससी क्या करता है, यहाँ इससे एग्जाम होते हैं तुम्हारे आईएएस के, है ना, पीसीएस, सॉरी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम हैं। ये जॉब कहाँ पे करते हैं ये दोस्तों? इन्हें अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है, रिक्रूटमेंट कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो दोस्तों वर्क कहाँ पे करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। तो राज्य कहता है भाई साहब तुम ये सारे काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट से भी पूछो, हमारा भी ख्याल रखो। मतलब हम भी कुछ यहाँ पे अपनी पावर को शेयर करना चाहते हैं कि तुम सारे यूपीएससी के वर्क है ना वो आप ही अकेले नहीं करोगे, हमें भी वहाँ पे कुछ ना कुछ पूछो, ठीक है ना? ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जिससे राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। मतलब भाई यूपीएससी वाले जितने भी तुम्हारे प्रशासन की सेवा है ना, उनको इतनी पावर मत दो कि राज्य के काम में कोई समस्या क्रिएट हो। समझिए, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, साधारण स्थिति में नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों है केंद्र सरकार जब चाहे तब राष्ट्रपति शासन लगा दे स्टेट में। ये तो गलत बात है ना। तो स्टेट बोलता है भाई साहब तुम हमारे स्टेट में इमरजेंसी एक अंतिम विकल्प के रूप में लगाओ। ऐसा नहीं है कि जब कुछ भी समस्या आई राज्य में, थोड़ी सी भी, तुमने राज्य में इमरजेंसी लगा दी। ऐसा मत करो। तुम्हें लगता है कि कुछ भी ऑप्शन नहीं है तब जाके इमरजेंसी लगाओ। तुम्हें लगता है कि अगर हमारी छोटी 1-2 सीटें भी कम आई या कोई हमारे यहाँ पे कोई छोटे मोटे दंगे हुए तब तुम इमरजेंसी लगा दोगे राज्य में, ऐसा मत करो भाई। तुम इसे फाइनल डिसीजन के रूप में देखो, मतलब लास्ट विकल्प के रूप में देखो, लास्ट ऑप्शन में कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब एक काम करते हैं इमरजेंसी लगा देते हैं। कम से कम तुम बात करो स्टेट से और कोई ऑप्शन सॉल्यूशन दो। लेकिन तुम क्या करते हो कि सीधा इमरजेंसी लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों क्या हुआ था, आपको पता भी होगा, इंदिरा गांधी सरकार में क्या होता था, हर दिन किसी न किसी राज्य में इमरजेंसी लगती रहती थी। समझिए ना, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये सारी बातें। तो आज हम दोस्तों यहीं तक ख़त्म करते हैं। हमने क्या देखा था आज? सेंटर और स्टेट के रिलेशन देखे थे, है ना। साथ ही साथ दोस्तों इनकी पावर देखी थी। सेंटर कब स्टेट पे काम कर सकता है, कौन कौन से आर्टिकल के तहत कर सकता है, ये सारी बातें। साथ ही साथ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखी थी, प्रशासनिक शक्तियाँ देखी थी, है ना, कौन क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, और क्या क्या सुझाव हैं। हमने कुछ कमेटी और कमीशन भी देखे थे, कौन कौन से कमेटी आई थी, राजमन्नार कमेटी है, प्रशासनिक सरकारी आयोग, ये सारी पुंछी आयोग वगैरह, ये सारी चीज़ देखी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो कुछ बेसिक आर्टिकल हैं, हमने वाटर डिस्प्यूट देखा था। तो इसका जो फाइनल डिसीजन कौन लेगा दोस्तों, इसका लॉ पावर किसके पास है दोस्तों, तो पार्लियामेंट के। तो आपको ये ध्यान देना है, कुछ और बेसिक चीज़ें तुम्हारी इंटर स्टेट कमेटी है और भी सारी चीज़ें हैं ना, काउंसिल बनाने के लिए बातें कर रही हैं। ये सारी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में वो आराम से टैकल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जाना है टेलीग्राम चैनल पे, ओपन अकेडमी पे, वहाँ पे PDF डाउनलोड कर लेनी है और
वहाँ से चीज़ें रीड कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। करना क्या है आपको, चैनल को लाइक करना है, मतलब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।